नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। खबरों के सिलसिले में वक्त है एक बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती की ओर से ट्वीट सामने आया है, जहां पर उन्होंने गठबंधन की अटकलों से किनारा किया है। मायावती ये कहती हुई नजर आई कि हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, वहीं इंडिया एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये कहना है मायावती का। साथ ही मायावती ने कहा कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। वहीं एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन के खिलाफ बीएसपी संघर्षरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीएसपी लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी। ये दोनों ही गठबंधन गरीब विरोधी और जातिवादी हैं। साथ ही किसी भी गठबंधन के साथ हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको बता दें, ये अटकलें लगाई जा रही थी कि मायावती भी इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन के साथ आ सकती हैं, लेकिन इसी बीच मायावती ने गठबंधन की अटकलों से किनारा किया है। मायावती कहती हुई नजर आई कि एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन के खिलाफ बीएसपी संघर्षरत है। बीएसपी लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी। रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर दमोह में केस दर्ज हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर दमोह में केस दर्ज हुआ है। कुंडलपुर तीर्थ पर ट्वीट के मामले में यह केस दर्ज किया गया है। दिग्विजय सिंह पर ट्वीट कर झूठी जानकारी फैलाने का आरोप लगा है। बजरंग दल ने इस बात की शिकायत की थी। दिग्विजय सिंह कुंडलपुर तीर्थ पर ट्वीट के मामले में फंस गए थे, जिसके बाद से बजरंग दल ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। वहीं ट्वीट कर झूठी जानकारी फैलाने का आरोप लगाया गया। बजरंग दल ने इस मामले में शिकायत की थी। ट्वीट कर झूठी जानकारी फैलाने का दिग्विजय सिंह पर आरोप है। बजरंग दल ने इस बात की शिकायत की थी। कुंडलपुर तीर्थ पर ट्वीट कर दिग्विजय सिंह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ट्वीट कर झूठी जानकारी फैलाने का उन पर आरोप लगा है। दिग्विजय सिंह पर दमोह में केस दर्ज किया गया है। कुंडलपुर तीर्थ पर ट्वीट के मामले में यह केस दर्ज किया गया है। दिग्विजय सिंह पर ट्वीट कर झूठी जानकारी फैलाने का आरोप है। दमोह में उनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। बजरंग दल ने शिकायत दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित टिप्पणी की है, जिसके बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। सोमवार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर लिखा कि ब्राह्मणवाद की जड़ें गहरी हैं और सब तरह की विषमता का कारण यही है। इस बयान के बाद कांग्रेस नेता पंडित गंगाराम शर्मा ने एक लेटर जारी किया है। इस लेटर में उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने वाले को इनाम देने की घोषणा की है। इनाम भी छोटा मोटा नहीं, बल्कि पूरे 10 लाख रुपए का है। इस वक्त की यह खबर आपको बता दें, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। सोमवार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर लिखा कि ब्राह्मणवाद की जड़ें गहरी हैं और सब तरह की विषमता का कारण भी यही है। इस बयान के बाद कांग्रेस नेता पंडित गंगाराम शर्मा ने एक लेटर जारी किया है। इस लेटर में उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने वाले को इनाम देने की घोषणा की है। इनाम भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि पूरे 10 लाख रुपए का है। कांग्रेस नेता की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया। गंगाराम शर्मा ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने लिखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काट कर लाओ और 10 लाख रुपए ले जाओ। इसी खबर पर मुरादाबाद से हमारे संवाददाता शारिक सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शारिक, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद अब गंगाराम शर्मा का यहां पर एक लेटर सामने आया है, जिनमें उन्होंने लिखा कि जीभ काटने के बाद 10 लाख रुपए ले जाइए। एक बड़ा इनाम यहां पर रख दिया है। क्या कुछ है, पूरा वाकया समझाइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला मुरादाबाद जनपद का है, जहां पर कल रात को एक लेटर वायरल हुआ, जिसको लेकर जब मुरादाबाद जनपद में कांग्रेस नेता
गंगाराम शर्मा से बात की गई तो उनके द्वारा कहा गया है कि उनकी भावनाएं आहत हुई, जिसकी वजह से उनके द्वारा 10 लाख रुपए का जवान काटने पर इनाम लगा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इनका गंगाराम जी का भी बयान विवादित है। और वहीं जिस तरीके से गंगाराम जी का कहना है कि उनकी जो आस्था है उस पर जो है आहत हुई है, और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा बयान दिया गया है उसे भी गंगाराम जी के द्वारा गलत बताया गया है। जी, साथ ही ये स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, क्या इससे जो आगामी चुनाव हैं उन पर भी असर पड़ना है? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद अभी उत्तर प्रदेश में घोसी उपचुनाव आयोजित होने वाला है। उसी बीच इस तरीके के बयान सामने आना क्या समाजवादी पार्टी के लिए ही एक गड्ढा खोदते हुए यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं? देखिए, लगातार जो नेता है, विपक्षी नेता और जो समाजवादी पार्टी के नेता है, उनका कहना है कि जिस तरीके से बयान दिया गया कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है। लोगों की जो आस्था है उस पर जो है समाज ठेस पहुंचाई है। और इसके बाद जिस तरीके से लेटर वायरल हुआ उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं, और मुरादाबाद जनपद में कांग्रेस नेताओं के साथ साथ अन्य कई नेताओं के द्वारा इस बयान को लेकर गलत बताया गया है। जी, लेटर के बाद प्रशासन का क्या कुछ एक्शन है? क्या कोई पुलिस प्रशासन का भी रिएक्शन इस चीज पर सामने आया कि आप सरेआम एक धर्म विशेष को लेकर इस तरीके से बात करते हैं? उसके बाद से आपका लेटर वायरल होने के बाद एक चीज आपके लेटर में लिखी जाती है कि 10 लाख रुपए का इनाम आपको दिया जाएगा अगर आप स्वामी प्रसाद मौर्य की जीप काट कर ले आएंगे। आप किस तरीके के समाज का यहां पर निर्माण करना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, इसको लेकर जब प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है तो प्रशासनिक अधिकारियों के अभी मामला पूरा संज्ञान में नहीं आया, लेटर लेकिन वायरल हो रहा है। लेकिन इसमें जो है तुम्हारा कहना है कि इसका संज्ञान ले जाएगा, मामले में वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, साथ ही कांग्रेस संगठन का इस लेटर पर क्या कहना है? क्योंकि जो लेटर सामने आ रहा है उस पर जिला कांग्रेस कमेटी साफ लिखा हुआ है। ये कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, उनका कहना है इससे पार्टी का कोई मतलब नहीं है, उनका व्यक्तिगत बयान है। बहुत बहुत धन्यवाद शारिक तमाम जानकारी के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य की जीप काटने पर 10 लाख का इनाम कांग्रेस नेता ने ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, इनाम छोटा मोटा नहीं, 10 लाख रुपए का है। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य की जीप काटने वाले को इनाम देने की यह घोषणा की गई है। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोमवार को ट्विटर पर लिखा था कि ब्राह्मणवाद की जड़ें गहरी हैं। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म विशेष को लेकर अनर्गल बयान देते रहे। इस दौरान वो कहते हुए नजर आए कि इस बयान के बाद कांग्रेस नेता पंडित गंगाराम शर्मा ने एक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने इनाम की घोषणा की थी। लगातार इस मुद्दे को लेकर सियासत गरमाई हुई है। अब इसी बीच रुख करते हैं अगली खबर का। बिहार में इस साल के बचे हुए दिनों के लिए स्कूलों की छुट्टियां 23 से घटाकर 11 कर दी गई हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक इस साल सितंबर से दिसंबर महीने के बीच त्योहारों पर 11 दिन ही स्कूल बंद रहेंगे। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, कल संभव है कि बिहार में शरिया लागू कर दिया जाए और हिंदू त्योहार मनाने पर भी रोक लगा दी जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आज गोंडा, बाराबंकी और बलरामपुर का दौरा करने वाले हैं। सीएम योगी आज 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं, जिसमें गोंडा, बाराबंकी और बलरामपुर शामिल है। दोपहर 2:20 पर सीएम योगी बाराबंकी पहुंचेंगे, जहां बाढ़ प्रभावित गांव का सीएम योगी द्वारा दौरा किया जाना है। वहीं प्रभावित लोगों में राहत सामग्री का वितरण करेंगे। आपको बता दें, सीएम योगी इस दिनों बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा करते हुए नजर आए। उनके द्वारा समीक्षा की जा रही है कि बाढ़ के चलते कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ कारण रहे, किस तरीके से प्रशासन ने फिलहाल तैयारियां की हुई हैं। हर एक पहलू को जांचने के लिए सीएम योगी लगातार दौरे करते हुए नजर आए। बीते दिनों वो कासगंज में भी देखे गए थे, जहां पर उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की थी, साथ ही उन्हें राहत सामग्री वितरित करते हुए नजर आए थे। अब इसी बीच 3 जिलों के दौरे पर एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं। उनका जो कार्यक्रम प्रस्तावित है वो 3 जिलों का है, जिसमें गोंडा, बाराबंकी और बलरामपुर शामिल है। दोपहर 2:20 पर सीएम योगी बाराबंकी पहुंचने वाले, जहां पर बाढ़ प्रभावित गांवों का वो दौरा करेंगे। सरकार ने मंगलवार को महंगाई से लोगों को राहत देते हुए घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए घटाने की घोषणा की। इसके अलावा सरकार उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन भी देगी। इसके बाद इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश की बहनों को दिया है।
एलपीजी गैस की कीमतों में जो कमी की गई है उसका लाभ गरीब बहनों को तो मिलेगा ही, लेकिन मध्यम वर्गीय बहनों भी उससे बहुत राहत महसूस करेंगी। इस सौगात के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं और बहनें अपना राखी का त्योहार अब और उमंग और उत्साह से मनाएंगी, उनको भी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हमारे सभी गरीब और मिडिल क्लास का जो मां बहन हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट उन्होंने डिक्लेयर किए हैं। सिलेंडर 5 सिलेंडर में 200 रुपया करके उसमें कटौती की है। सिर्फ वही नहीं है, उज्ज्वला योजना उन्होंने 400 रुपया करके सब्सिडी दे रहा है और उसी वही है उज्ज्वला योजना में नया 75 लाख का और भी कनेक्शन देने का घोषणा की है और इससे हमारा त्रिपुरावासी खास करके हमारा जो मां बहन है बहुत ही उनको सुविधा होंगे और इसीलिए त्रिपुरावासी के तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार। आज प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए घोषणा का स्वागत करता हूं कि रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर बहनों को एक तोहफा दिया है कि जो गैस सिलेंडर थे वो 200 रुपया सस्ता कर दिया है। 200 रुपये की सब्सिडी पहले मिलती थी उज्ज्वला योजना में और 200 रुपया देकर के उस 400 रुपया अब जो सब्सिडी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिलेगी। जिनको सब्सिडी नहीं मिलती थी उनको भी 200 रुपया मिलेगी, अर्थात जो सिलेंडर 1100 रुपये मिलता था वो 900 के लगभग हो जाएगा और जो 900 रुपये में मिलता था वो 700 रुपये के लगभग हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा तोहफा रक्षाबंधन के दिन बहनों के लिए दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दावा कर रहे हैं और क्रेडिट ले रहे हैं वो आज भी एक गरीब के लिए बहुत महंगी चीज है। पेट्रोल की कीमत भी कम नहीं हो रही है, डीजल की कीमत भी कम नहीं हो रही है और G20 के लिए करीब 3,500-4 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अगर वही पैसा गैस सिलेंडर में दिया जाता तो गैस सिलेंडर 300 रुपए में आ जाता। ये बहुत आज भी कीमतें ज्यादा है। मैं नहीं समझता कि इससे कुछ गरीबों को फायदा होगा। चंद्रयान 3 ने चांद पर पहुंचने के 5वें दिन दूसरा ऑब्जर्वेशन भेजा है। इसके मुताबिक चांद के साउथ पोल पर सल्फर की मौजूदगी है। इसके अलावा चांद की सतह पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम की मौजूदगी का भी पता चला है। इसरो के मुताबिक चंद्रमा की सरफेस पर मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन भी मौजूद है, जबकि हाइड्रोजन की खोज जारी है। प्रज्ञान रोवर पर लगे लिब्स पेलोड ने यह खोज की है। इसरो के वैज्ञानिक के रूप में खुद को पेश करने के लिए एक निजी शिक्षक को मंगलवार को गुजरात के सूरत में गिरफ्तार किया गया। गुजरात के शख्स ने खुद को इसरो वैज्ञानिक बताते हुए यह दावा किया था कि उसने चंद्रयान 3 चंद्रमा मिशन के लिए लैंडर मॉड्यूल डिजाइन किया है। को आवेदन पत्र दिया और उनकी मांगनी थी कि इसकी खरेखर जांच होनी चाहिए। उस आवेदन पत्र पर सीपी साहब ने क्राइम ब्रांच को तपास दी। क्राइम ब्रांच द्वारा इसरो को संपर्क किया गया और इसरो की तरफ से एक प्राथमिक ऐसा निवेदन मिला कि ये जो लेटर बनाया गया है वो एक फेक है। उनकी तरफ से ऐसा कोई लेटर इशू नहीं किया गया और एक डिटेल रिप्लाई वो कुछ ही दिनों में हमें देंगे। फिर कल क्राइम ब्रांच ने मितुल त्रिवेदी को अपने चौक बाजार ऑफिस में बुलाया था और चीन के नया आधिकारिक नक्शा जारी कर पूरे अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन पर क्षेत्रीय दावा करने पर छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश शुरू से ही भारत का हिस्सा रहा है। भारत सरकार को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए और जो नया नक्शा जारी किया गया उसे सुधार करें। विरोध करना चाहिए और जो नक्शा सीमा के अंदर बताया गया है अरुणाचल प्रदेश शुरू से ही भारत का हिस्सा रहा है और भारत सरकार को चाहिए कि इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए और जो नक्शा जारी किया है उसमें सुधार करे। जो लाल आंख दिखाने की बात कही गई थी आज दिखाई देना चाहिए।
पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ के कीचड़ भरे इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है। बुधवार तड़के एक हार्डवेयर दुकान में भीषण आग लग गई। इस आग में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। सुबह होते ही गहरी नींद में सो रहे परिवार को जान बचाने का भी वक्त नहीं मिला। वहीं आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। पांच सितंबर को झारखंड के डुमरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन उससे पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर हावी हो गया है। एनडीए गठबंधन की पार्टी आजसू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश महतो ने इंडिया गठबंधन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। आजसू सुप्रीमो की एक जनसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता झंडा और बैनर लेके घुस गए, जिसके बाद नौबत धक्का मुक्की से हाथापाई तक पहुंच गई। इस दौरान दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी पार्टी के लिए जमकर नारेबाजी की। किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर राणासर के पास बीती रात अज्ञात लोगों ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मारकर कुचल दिया, जिसमें दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और गंभीर रूप में घायल एक जवान को जयपुर रेफर किया गया। आपको बता दें, दोनों ही शवों को पुलिस ने कुचामन के राष्ट्रीय जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया है। वहीं मामले में मृतकों के परिजन और अन्य लोगों ने मामले का खुलासा करने के साथ सीबीआई जांच की मांग को लेकर कुचामन पुलिस थाने के बाहर टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया। परिजनों की ओर से कुचामन पुलिस को रिपोर्ट दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आगरा के नगला हवेली में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव को ताले में बंद कर सोमवार को अलीगढ़ चला गया, जिसके बाद बुधवार को थाना न्यू आगरा में पहुंचकर पुलिस को पत्नी की हत्या की जानकारी दी। बता दें कि पत्नी मॉल में नौकरी करती थी और अन्य युवक से दोस्ती के शक में यह हत्या कर दी गई। तो वहीं पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। इटावा में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। बता दें कि कन्नौज का 10,000 का इनामी गैंगस्टर और चौबिया पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गैंगस्टर गोली लगने से घायल हो गया, तो वहीं दूसरा अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर के पास 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस, 2 खाली खोखा और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। मुरादाबाद के कटघर कोतवाली इलाके के लाजपत नगर में आवासीय परिसर में होम्योपैथिक चिकित्सा केंद्र में डेंगू का इलाज कराने गई एक महिला की मौत हो गई। 23 साल की मोनी सैनी नाम की महिला की इलाज के दौरान हुई मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। रक्षाबंधन का पर्व हिंदू धर्म में भाई बहन के लिए बेहद खास माना जाता है। हर साल यह त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी सलामती की दुआ करती हैं। वहीं भाई भी राखी बांधने के बाद उपहार देते समय हमेशा बहन की रक्षा का वचन देता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन या राखी का त्योहार श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 30 और 31 अगस्त 2 दिन मनाया जाएगा। देखिए रक्षाबंधन पर हमारी एक खास रिपोर्ट। टूट प्यार का त्योहार रक्षाबंधन, जिसका अर्थ होता है रक्षा का बंधन। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बस कुछ दिनों का इंतजार, भाई बहन का पावन त्योहार हम सब लोगों के बीच में है। पूरे साल भर इंतजार के बाद
ये भाई बहन के अटूट प्यार का त्योहार हम सब लोगों के बीच में आता है। भाई बहन का रिश्ता बहुत पावन होता है। इस रिश्ते में और प्यार भरता है ये पावन त्योहार रक्षाबंधन। है राखी बांधती है और उसके सुंदर जीवन और सुनहरे भविष्य की कामना करती है। भाई भी बहन को उपहार स्वरूप गिफ्ट देता है और उसकी रक्षा का वचन को लेकर लोगों के मन में असमंजस की स्थिति बनी रहती है। इस बार भी लोगों के मन में रक्षाबंधन को लेकर असमंजस है। कब मनाना है रक्षाबंधन का त्योहार, 30 को या 31 को? भद्रा का क्या असर? क्या भद्रा रसातल में है या धरातल में? भद्रा में क्या शुभ कार्य नहीं किए जाते? किस शुभ मुहूर्त में राखी बांधनी है? बहन को उपहार में क्या देना है जिससे उसकी जिंदगी में अपार खुशियां आएं? और रक्षाबंधन के दिन भाई बहन ऐसा क्या करें और क्या ना करें जिससे इस त्योहार की रौनक कम हो जाए? 5:31 से 6:31 तक जो है भद्रा का पूछ है, लेकिन भद्रा की समाप्ति जो है वो रात्रि को 9:31 पे है। उसके बाद जो कहा जाता है कि रक्षाबंधन दिन में ही दोपहर के समय में मनाया जाता है, फिर भी समयाभाव के कारण अगर कुछ लोग 30 तारीख को मनाना चाहते हैं तो 9:01 से प्रदोष काल जो 12:27 कहीं कहीं 11 बजे तक रात में मना सकते हैं। लेकिन जहां तक आपने बात किया सबसे शुभ बांके बिहारी में भी जो है 31 तारीख को सुबह 31 तारीख को है जो सुबह 7:05 से पहले जो है रक्षाबंधन का सबसे शुभ मुहूर्त है। क्योंकि उदया तिथि भी देखा जाए अगर तो उदया तिथि जो है सुबह जो है 31 तारीख को है। जो आपने कहा कि सबसे उपयुक्त समय जो है वो सुबह, वैसे तो 30 तारीख को रात्रि के 9:01 से 31 तारीख को सुबह जो है 7:05 से पहले जो है बहुत अच्छा समय है। और सबसे उपयुक्त समय तो 31 तारीख को, क्योंकि उस दिन बांके बिहारी मंदिर में भी भगवान श्री कृष्ण को भी राखी बांधी जाएगी। तो सुबह 7:05 से पहले अगर रक्षाबंधन का अच्छा मुहूर्त है। भाई और बहन का प्रेम का प्रतीक है। बहन जो है अपने भाइयों की लंबी आयु की कामना करते हुए उनको रक्षा सूत्र बांधती है। इसके बदले में जो है रक्षा भाई जो है उनको जीवन भर रक्षा करने की वचन देते हैं। क्योंकि फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। इंडिया वॉइस पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।